हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ममता डाल। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस का एक टॉपिक है जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, या उसको आप सूक्ष्म जीव विज्ञान भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि एक्चुअल में हम लोग इसमें डिस्कस क्या करते हैं। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, नाम से ही पता लग रहा है जैसा कि ये एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें मेनली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है, फादर ऑफ माइक्रोलॉजी, दैट इज एंटिवन ल्यूवेनहॉक। आपको पता है एंटिवन ल्यूवेनहॉक का जो है माइक्रोबायोलॉजी में अच्छा खासा योगदान है। माइक्रोबायोलॉजी में पर्टिकुलर हम और भी बहुत सारी छोटी छोटी सब ब्रांचेस बना सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, माइक्रोब्स की, क्या आप इनको कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक्चुअल में है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कुछ एग्जांपल दे देती हूँ सबसे पहले, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजिए, उसके अलावा प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब के सब जो ऑर्गेनिज्म है ये सब किसमें आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। अब देखो, माइक्रोबायोलॉजी, आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस नेचर में बहुत इंपॉर्टेंस है, उनका अपना एक महत्व है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एग्रीकल्चर के रेफरेंस में यूज होते हैं उनको हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि हम उन्हीं सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं जो कि स्पेशली हमारे एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल है या फिर नुकसानदायक है। जैसे हम लोग प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं, प्लांट पैथोलॉजी में हम लोग अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो कि डिजीज करते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्रीकल्चर में और क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन अवेलेबल करते हैं, है ना। अगर हम बोले सॉइल सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, देन आप उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसके रेफरेंस में बात करें, सॉइल के रेफरेंस में। मींस सॉइल में, मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव है, मृदा में उन सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, सॉइल में कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैसे वो न्यूट्रिएंट्स को फ्री कर रहे हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। ये सब चीजें जब आप सॉइल के रेफरेंस में पढ़ते हैं तो हम उसे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप, नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते, क्योंकि जब हमने इनका नाम ले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साइज में बहुत छोटे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहली बात, अगर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं दैट इज बैक्टीरियोलॉजी, अगर हम फंजाई की स्टडी करते हैं दैट इज माइकोलॉजी, अगर हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं, अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी एक फाइलम है, एक संघ है जिसमें कि ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है ना, सुना होगा आपने नाम। प्लाज्मोडियम जो है ये हमारे अंदर मलेरिया डिजीज करता है। उसके अलावा अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, है ना, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये सब के सब प्रोटोजोआ में इंक्लूड होते हैं। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी के आप इनको, प्रोटोजोआ के जो जीव है उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से स्टडी ऑफ एल्गी दैट इज फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी फंगस की स्टडी, एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट किसी दूसरे होस्ट पर रहता है, जीव पर रहता है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट है वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी, एंड निमेटोड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, निमेटोलॉजी।
निमेटोलॉजी में तो निमेटोड सूत्रक्रम पूरा आप अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर जो निमेटोड्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। निमेटोड्स को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ये भी हमें विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं दिख सकते, और कहीं ना कहीं जो है ये एक पैथोजन का रोल प्ले करते हैं, एक रोग कारक की भूमिका निभाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह ही। हालांकि निमेटोड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत डेवलप है, लेकिन हम जो है इसको इसमें कैटेगराइज करें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले जिस हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करने वाले हैं दैट इज बैक्टीरिया, जीवाणु। देखो, आपको मैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताती हूँ, इनके सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन से कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, जो 5 किंगडम सिस्टम है, 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, आप इसको हिंदी में 5 जगत अवधारणा कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, 5 किंगडम सिस्टम जो है ये R.H. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने, जिसने इस दुनिया में जीवित जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव हैं, उनकी 5 कैटेगरी बनाई थी। देखिए, सबसे पहला है मोनेरा, मोनेरा किंगडम। 2 नंबर पे आता है प्रोटिस्टा। 3 नंबर पे आते हैं फंजाई। 4 नंबर पे आते हैं प्लांट्स, और 5 नंबर पे कौन आते हैं? एनिमल्स, एनिमल्स, है ना। हम यहाँ पे मेनली माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं किंगडम की बात करेंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मोनेरा, मोनेरा जो है इसमें देखिए याद रखना है मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मोनेरा में ही इंक्लूड होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है सबसे स्टैंडर्ड का क्लासिफिकेशन रहता है, जिसको कि 5 किंगडम सिस्टम या 5 जगत अवधारणा कहते हैं, जो कि पर्टिकुलर किसने दिया है? R.H. व्हिटेकर ने दिया है। इसने जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इसमें इंक्लूड करेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो अपने आप में एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, सजीव है, सिर्फ वायरस को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है वायरस ना ही सजीव है ना ही निर्जीव है, वो तो लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक है, दोनों के बीच का एक योजक कड़ी है। तो आप उसको 5 किंगडम सिस्टम में इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, एक सूक्ष्म जीव तो है ना। चलिए देखिए, मोनेरा में सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताती हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि तुम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हो। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के साथ साथ जो है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज और रे फंजाई, रे फंजाई। फ्रेंड्स, ये सब के सब जो है ये आपके मोनेरा में इंक्लूड होते हैं। बोले तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मोनेरा के जीवों की खास बात यह है कि इनमें सेल का जो टाइप होता है प्रोकैरियोटिक टाइप होता है, मतलब प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। तो एक तो ये सारे प्रोकैरियोटिक जीव है। सेकंड, इनमें कुछ जीवों में तो सेल वॉल होती है, कुछ जीवों में सेल वॉल नहीं होती। अब जैसे देखो, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूरेन की बनी होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल जो है ये मेनली सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब तुम सोचो, माइकोप्लाज्मा एक तो यूनिसेलुलर है, ऊपर से इसमें सेल वॉल भी नहीं होती,
तो इनमें सबसे आउटर लेयर कौन सी होगी? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए माइकोप्लाज्मा का कंटिन्यूस उसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं। तो ऐसे में जो माइकोप्लाज्मा है, इसको आप नेचर का जोकर या फिर प्लांट किंगडम का जोकर भी कह सकते हैं, या आप इनको माइक्रोब्स का जोकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इनका जो शेप है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। ये भी एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिमिलर टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से सिमिलरिटी दिखाते हैं हम इन्हें। उसके अलावा एक है रे फंजाई। रे फंजाई जो है ये भी एक प्रकार के क्या है, मोनेरा के अंदर इंक्लूड होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है इन सब का सेल का जो टाइप है वो प्रोकैरियोटिक है। इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं, तो कुछ फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो बीजिए है अपना फूड खुद सिंथेसिस करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें दो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, एनाबिना एंड नोस्टॉक। ये दोनों के दोनों जो है ये आपके माइक्रोब्स हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरी शैवाल है, जिनको हम एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। एजोला की लीफ में रहते हैं ना ये, एजोला तो एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है ना। तो मोनेरा के अंदर मोस्ट ऑफ इंक्लूड जो किए गए दैट इज प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सब के सब यूनिसेलुलर है। ओके, दूसरा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में स्टूडेंट्स बेसिकली जो है प्रोटोजोआ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा डायनोफ्लेजिलेट्स एंड डायटम, ये भी एक माइक्रोब्स होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी प्रोटोजोआ के मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब के सब इसी कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं प्रोटोजोआ में, इंक्लूडिंग यूग्लिना। यस, प्रोटोजोआ में एक एग्जांपल मैं बताना भूल गई, यूग्लिना। यूग्लिना जो है इसको प्लांट और एनिमल सेल का कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, पादप व जंतु कोशिका की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो फूड लेने का जो हैबिटेट है ये एनिमल्स की तरह भी फूड लेता है, और ये प्लांट्स की तरह के पास खुद के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये खुद फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकता है। इसलिए इसको कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के अलावा मैंने एग्जांपल बताए डायटम, डायनोफ्लेजिलेट, है ना, ये सारे के सारे आपके जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनमें जो सेल का टाइप होता है वो यूकैरियोटिक टाइप होता है, सेल का जो टाइप है वो यूकैरियोटिक। और देखिए स्टूडेंट्स, फंजाई, फंजाई का आपने नाम सुना ही होगा, कवक, जिनको क्या आप हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक, है ना। स्टूडेंट जो फंजाई होती है, फंजाई में भी सेल का जो टाइप होता है वो यूकैरियोटिक। इट मींस मोनेरा के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब में सेल का टाइप प्रोकैरियोटिक है, जबकि जो प्रोटिस्टा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक प्रोटोजोन्स है, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, डायटम्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, ये सब के सब जो ऑर्गेनिज्म है इन सब में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल वॉल, यूकैरियोटिक टाइप का सेल होता है, एंड इनके अंदर जो है ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट फंजाई। फंजाई जो है ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन मेनली जो यीस्ट होता है, आपने सुना होगा ना यीस्ट का, यीस्ट इज ए टाइप ऑफ फंजाई, एक प्रकार का कवक है। यीस्ट जो है ये एकमात्र यूनिसेलुलर फंजाई है, यीस्ट को छोड़कर बाकी जितने भी फंगस होते हैं सब के सब मल्टी सेलुलर। ओके, फंगस का जो सेल वॉल होता है ये काइटिन का बना होता है,
18 का, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अब यहाँ पे हम जब माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम माइक्रोब्स के रेफरेंस में अब सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। आप मुझे बताइए बैक्टीरिया कौन से किंगडम में इंक्लूड किया गया है? मोनेरा में इंक्लूड किया गया है। कौन से किंगडम में? मोनेरा में, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम के अलावा एक और क्लासिफिकेशन चलता है जो कि वुज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और उसको बोलते हैं डोमेन सिस्टम। डोमेन, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बताती हूं मैं आपको। इन्होंने 3 डोमेन बनाए थे, 3 डोमेन। एक तो था आर्चिया, एक था यू बैक्टीरिया, और एक था यूकैरियोटा। यूकैरियोटा, ये 3 इन्होंने जो है डोमेन बनाए। बात लगभग सेम थी, बस इन्होंने इसको किंगडम नाम दे दिया। प्लांटी किंगडम में प्लांट्स को रखा गया और एनिमल किंगडम में एनिमल्स को रखा गया। डोमेन सिस्टम जो चलता है ये कॉल वुज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जो कि आरएनए किस टाइप का होता है उस पर बेस्ड था। ये आरएनए टाइप कौन सा होता है ना, जेनेटिक मटेरियल आरएनए। कॉल वुज ने आर्चिया में प्राचीनतम जो जीवाणु होते हैं, प्राचीनतम जीवाणु बोले तो जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया, उनको इंक्लूड किया है। आर्ची बैक्टीरिया को किसमें? आर्चिया में। का मतलब बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। वो बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं उनको हम आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं, या आप उनको एंशिएंट बैक्टीरिया, प्राचीनतम जीवाणु कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेथेनोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, थर्मोफिलस बैक्टीरिया, एसिडोफिलस बैक्टीरिया, है ना, जो बहुत एसिडोफिलस बहुत ज्यादा एसिड्स के अंदर, थर्मोफिलस बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर या बिल्कुल बर्फ में, एसिडोफिलस एसिड्स में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। उन बैक्टीरिया को उन्होंने कौन से डोमेन में डाला? आर्चिया में, आर्किया इसको बोलते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस कर लिया, मेथेन बैक्टीरिया है ये सब। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है नॉर्मली जैसे हम पढ़ते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूं, कुछ डिजीज करते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल है, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में इंक्लूड होते हैं। लाइक लैक्टोबैसिलस है, और भी बैक्टीरिया है ना, वो यू बैक्टीरिया में इंक्लूड। इट मींस जो मोनेरा का जो बैक्टीरिया है ना, उसके यहाँ पे 2 डोमेन बना। बाकी जो ये चारों के चारों जो किंगडम है ना, ये इन्होंने किसमें इंक्लूड कर दिए? यूकैरियोटा में। कौन से डोमेन में? यूकैरियोटा डोमेन में। यूकैरियोटा डोमेन में जैसे कि कौन कौन? यूकैरियोटा नाम क्यों दिया? सबसे पहली बार क्योंकि ये चारों के चारों जो किंगडम है ना, इनमें सेल का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? यूकैरियोटिक टाइप होता है, सेल का टाइप। इसलिए इन चारों को कौन से डोमेन में डाल दिया? चारों को चारों यूकैरियोटा डोमेन में, या यूकेरिया। यस, इनका एक और नाम चलता है यूकेरिया। यूकेरिया डोमेन में इनको इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए, ये बात बताइए आपको समझ में आई? ये मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करवाया है आपको कि एक्चुअल में हम इनको कौन से किंगडम में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम इंडिविजुअली एक एक करके जो है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका क्या रहता है ना। चलिए करें स्टार्ट।
फाइटोप्लाज्मा एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा ही होता है ना। तो आप देखिए माइकोप्लाज्मा को मैंने किसमें इंक्लूड किया, मोनेरा में। इट मीन्स फाइटोप्लाज्मा भी किसमें इंक्लूड होगा, मोनेरा में। तो फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, ये सब के सब मोनेरा में इंक्लूड होंगे। चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने डोमेन सिस्टम भी बता दिया, सेल का टाइप भी बता दिया, उसके साथ साथ इनके मैंने आपको किंगडम भी बता दी। ठीक है, यहाँ पे हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की इसलिए बात नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, क्योंकि मेनली इनमें हम प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं और यहाँ पे हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। एक चीज और, दो टर्म यूज होती है, फ्लोरा और फोना। फ्लोरा टर्म जो है ये मेनली हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, प्लांट्स के टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो हम चीजें इंक्लूड करते हैं वो फ्लोरा में। और जो फोना होता है उसमें पर्टिकुलर हम लोग जो है एनिमल्स के लिए इंक्लूड करते हैं। फ्लोरा में प्लांट्स के लिए और फोना में एनिमल्स के लिए। ओके, चलिए देखिए सबसे पहली बात बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जो सबसे पहले स्टडी किया जर्मन साइंटिस्ट जीसी इरेनबर्ग ने इनके बारे में बताया, टर्म दी थी उन्होंने, जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। फादर बैक्टीरियोलॉजी जो है एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक है। सबसे पहले बैक्टीरिया को जो देखा वो एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा, है ना। तो इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी दैट इज एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक। चलिए आपको पता बैक्टीरिया हर जगह अवेलेबल है, इनका जो साइज रहता है लगभग इतना रहता है। नेक्स्ट देखिए बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, माइक्रोस्कोपिक एंड बिलोंग टू द मोनेरा किंगडम, है ना, मोनेरा किंगडम। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन की बनी होती है। आप इसके लिए म्यूरिन टर्म भी यूज कर सकते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन। ये यहाँ पे आपको एक बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है यूनिसेलुलर। देखिए बैक्टीरिया में सेल का जो टाइप है प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इनमें न्यूक्लियस डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, मींस इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इनमें सीधा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है और उस जेनेटिक मटेरियल के लिए आप न्यूक्लियोइड टर्म यूज करते हैं, न्यूक्लियोइड, है ना। उसके साथ साथ इनके अंदर राइबोसोम दैट इज 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। यस, बैक्टीरिया में एक राउंड सर्कल डीएनए है जिसमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी बहुत होती है। बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त राउंड डीएनए होता है दैट इज प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड जो काम दी थी, प्लाज्मिड को जो डिस्कवर किया था ये लेडरबर्ग ने की। लेडरबर्ग, प्लाज्मिड ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, ओनली बैक्टीरिया में प्रेजेंट। ठीक है, प्लाज्मिड की वजह से ही हम बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा यूज करते हैं जीन रेप्लिकेशन में, जीन को कॉपी करने के लिए, क्योंकि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी बहुत होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल के अलावा एक आउटर कवर होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज कैप्सूल। सब में नहीं होता लेकिन कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में जो मूवमेंट होती है, जो लोकोमोशन होती है, वो किसकी मदद से होती है, फ्लेजिला। फ्लेजिला का नंबर जो है सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है ना। तो ये यहाँ पे एक जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर रहता है। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बल्कि उनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की ओर फोल्ड होकर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे वर्क को परफॉर्म करती है। उसको हम मीजोसोम कहते हैं, मीजोसोम, मीजोसोम। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है सबसे आउटर जो है। ठीक है, मेनली जो कैप्सूल जिनमें प्रेजेंट होता है ना,
वो जो बैक्टीरिया है ये डिजीज कोज करते हैं ज्यादातर, जिनमें कैप्सूल, और जिनमें कैप्सूल नहीं होता वो बैक्टीरिया एविरुलेंट होते हैं। एविरुलेंट मतलब दे डू नॉट कॉज डिजीज, वो डिजीज नहीं करते। चलिए, कैप्सूल के बाद में नेक्स्ट आता है सेल वॉल। सेल वॉल में आप मेन चीज ध्यान में रखेंगे, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के बाद में यहां पे मैं सारे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। राइबोसोम होता है, मीजोसोम होता है, फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, पाइलाई, यस पाइलाई क्या होते हैं, पाइलाई छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन वॉल पे, जो मेनली क्या करते हैं, ये इनको किसी सरफेस पे अटैच होने में मदद करते, किसी सबस्ट्रेट से जुड़ने में मदद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पाइलाई। इनमें स्पेसिफिकली सेक्स पाइलाई भी होते हैं, जो दो बैक्टीरिया को अटैच होकर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, तो उनको हम सेक्स पाइलाई के नाम से जानते हैं। तो पाइलाई जो है ये स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए, प्लाज्मिड के बारे में मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है ये एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए है विच इज डिस्कवर्ड बाय लैडरबर्ग। इनको लैडरबर्ग ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है, देखिए, बैक्टीरिया सबसे लोवेस्ट कैटेगरी के आप बोल सकते हैं एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि मेनली जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, सबसे पहले बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, इनमें देखो कॉमनली क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया दो भागों में टूट गया, उससे दो नए बैक्टीरिया बन गए। तो ये जो टाइप है सारे के सारे, ये एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार से कोई भी जेनेटिक मटेरियल का चेंज नहीं हो रहा, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस नहीं हो रहा है ना। तो आप जस्ट मेथड के नाम ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ पे आपको बाइनरी फिजन दिखाया हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विखंडन। जब बैक्टीरिया खुद को दो भागों में तोड़ लेते हैं और ये दो नए बैक्टीरिया बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म, इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो स्पेसिफिक टाइप के स्पोर के द्वारा भी होता है। स्पोर के द्वारा एक बनते हैं एंडोस्पोर, जो कि मेनली अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, जैसे कि बेसिलस बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, इनमें जो है एंडोस्पोर बनते हैं। ये एक प्रकार की स्पोर है, स्पोर के द्वारा। उसी तरीके से एक बनता है कोनिडिया। कोनिडिया मेनली स्ट्रेप्टोमाइसिस जो बैक्टीरिया होता है उसमें स्पोर बनते हैं और उन स्पोर से नए बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो कोनिडिया जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस में। नेक्स्ट देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप अभी कहेंगे कि मैंने तो बताया कि बैक्टीरिया में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। सही है, बैक्टीरिया में उतने एडवांस लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता जिसमें मेल फीमेल गैमीट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन इनमें जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा बदलाव हो जाता है और जो संतति बन रही है उसमें कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं, इसलिए हम सिमिलर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं बैक्टीरिया के अंदर। देखिए, सबसे पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है रूपांतरण, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है और ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
कि ट्रांसफॉर्मेशन को जो स्टडी किया था वो ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक ने डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया पे किया था। तो याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला मेथड है बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको कि रूपांतरण कहा जाता है। ये जो मेथड है सबसे पहले ग्रिफिथ ने स्टडी किया था। कौन से बैक्टीरिया में? डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया में किया था। इसमें क्या होता है, देखिए, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल जाता है और दूसरे बैक्टीरिया में जाके जेनेटिक मटेरियल जुड़ जाता है। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरिया यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। दूसरा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को जो सबसे पहले स्टडी किया ये जिंडर एंड लेडरबर्ग ने किया। जिंडर एंड लेडरबर्ग ने किया। किसमें? साल्मोनेला टाइफ्यूम्यूरियम बैक्टीरिया में किया। साल्मोनेला टाइफ्यूरियम में, ठीक है। याद रखिएगा, ट्रांसडक्शन मेथड में एक से दूसरे बैक्टीरिया से जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो बैक्टीरियोफेज की मदद से होता है। बैक्टीरियोफेज, स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज को हिंदी में जीवाणु भोजी कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज को हिंदी में जीवाणु भोजी कहा जाता है, जिसमें पर्टिकुलर जो है वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया में इंफेक्शन करते हैं। तो जब ये वायरस या बैक्टीरियोफेज के इंफेक्शन के द्वारा एक से दूसरे बैक्टीरिया में जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है ना, तो इसे पर्टिकुलर कौन सा मेथड कहते हैं? ट्रांसडक्शन। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जब जेनेटिक मटेरियल किसी बैक्टीरियोफेज के हेल्प से एक से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, तो ये जो मेथड होता है इसे कौन से टाइप का मेथड कहेंगे? ऑप्शन में आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये सारे टर्म्स यूज करेगा। तो तुम लोग जवाब दोगे बैक्टीरियोफेज की जब मदद से ये काम होता है तो हम उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। चलिए देखो कैसे होता है प्रोसेस। ये बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी भी एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, है ना, वायरस होते हैं एक प्रकार के। लेकिन इन वायरस की खास बात क्या है? ये सिर्फ बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज की मदद से जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है तो हम इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट टाइप आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को जो स्टडी किया था वो लेडरबर्ग और टैटम ने किया था। इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया में, ठीक है। कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। कॉन्जुगेशन जो है ये जो स्टडी किया लेडरबर्ग और टैटम ने किया। जो कॉन्जुगेशन में अपने मटेरियल को दूसरे में भेजता है उसको तो हम मेल की तरह बोलते हैं, और जो रिसीव करता है उसको हम फीमेल कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। शेप के आधार पर देखिए कैसे कैसे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। जो राउंड शेप के होते हैं उनको हम कहते हैं कोकस। कोकस। जो रोड शेप के होते हैं हम उनको बेसिलस या रोड शेप कहते हैं, इस तरीके के। जिनकी शेप ऐसी होती है उनको हम स्पाइरुला शेप कहते हैं। मतलब स्पाइरलम फॉर्म में। जो कोमा शेप के होते हैं उनको हम विब्रियो या कोमा शेप कहते हैं। कोमा शेप के आपने एक टर्म सुनी होगी विब्रियो कोलेरी। तो वो जो विब्रियो कोलेरी टर्म यूज की जा रही है वो बैक्टीरिया के शेप के लिए टर्म यूज की जा रही है। तो पर्टिकुलर नेचर में बैक्टीरिया की 4 शेप होती है। गोल जो होते हैं उनको बोलते हैं कोकस, जो राउंड शेप के होते हैं। जो छड़ जैसे होते हैं उनको बोलते हैं बेसिलस या रोड शेप।
याद रखिएगा, ज्यादातर जो प्लांट बैक्टीरिया होते हैं, जो प्लांट्स में डिजीज करते हैं, वो ज्यादातर कैसे होते हैं, रोड शेप या बेसिलस शेप्ड होते हैं। सर्पिलाकार, स्पाइरल फॉर्म, विब्रियो या कोमा शेप के जो होते हैं उनको हम विब्रियो शेप कहते हैं। उसी तरीके से मैंने बताया बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से वो मूवमेंट करता है। तो फ्लैजिला का अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। अगर सिंगल फ्लैजिला उसको मोनोट्राइकस, अगर बहुत सारे फ्लैजिला और एक तरफ निकले हुए उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। अगर फ्लैजिला दोनों तरफ निकले होते हैं झुंड में उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। जिसमें फ्लैजिला पूरी बॉडी पे होते हैं उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। और जिसमें फ्लैजिला होते ही नहीं है उनको बोलते हैं एट्राइकस। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये किस आधार पर है, फ्लैजिला के आधार पर। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसा फ्लैजिला का अरेंजमेंट जिसमें पूरी बैक्टीरिया की सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, अब इसे कौन से टाइप के बैक्टीरिया कहेंगे, तो हम इसे कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे, पेरिट्राइकस में। ओके, चलिए नेक्स्ट यहां पे जो है बैक्टीरिया को हम इस आधार पर क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो फूड कैसे लेते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, है ना, तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेसिस से भी बना सकते हैं और केमिकल्स की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन बनाते तो खुद है ना भोजन। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्पल देखिए, क्रोमेटम, क्लोरोबियम, क्लोरोबैक्टीरियम, ये तीनों के तीनों सनलाइट को यूज करते हुए अपना भोजन बनाते हैं। दूसरे होते हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स। फोटोऑटोट्रॉफ्स जो लाइट से भोजन बनाते हैं, जैसे पौधे बनाते हैं। कीमोऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया जो केमिकल्स को यूज करके, कहीं भी केमिकल्स मौजूद है, उन केमिकल्स को यूज करके फूड बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कीमोऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया एंड आयरन बैक्टीरिया। तो बना तो अपने आप ही रहे ना भोजन, या तो लाइट की मदद से या फिर जो है केमिकल्स की मदद से। नेक्स्ट देखिए हेटरोट्रॉफ्स, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि फूड के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। देखिए सबसे पहले है सैप्रोफाइट्स, ऐसे जीवाणु जो सड़े से फूड लेते हैं, जैसे बेसिलस, है ना। दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक, ऐसे जीवाणु जो दूसरों के साथ रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, उनको भी फायदा देते हैं, खुद भी फायदा लेते हैं। दैट इज सिम्बायोटिक, सहजीवी। आप इसमें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल जानते हैं। देखिए राइजोबियम, है ना, जैसे राइजोबियम मेलोलोटी, राइजोबियम की कितनी सारी स्पीसीज होती है जो लेग्यूम्स प्लांट्स के रूट में रहती है एज ए सिम्बायोटिक, लेग्यूमिनस पौधों में, है ना, दलहनी फसलों में। कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट रोग फैलाते हैं, जैसे कोरिनोबैक्टीरियम जेंथोमोनास, सिट्रस डिजीज करते हैं, है ना, सिट्रस कैंकर। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे जो है क्लासिफिकेशन जो है, ये मैंने आपको फ्लैजिला के बेस पे पढ़ा दिया है, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पैरिट्राइकस। ये हम ऑलरेडी डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, क्या फायदे क्या नुकसान। देखिए फायदे भी है और नुकसान भी है, पता ही है तुम्हें, दूध से दही बनता है, फायदे वाला है, और जो रोग करता है वो नुकसान वाला है। हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले
एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हम लोग यूज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। देखो, अमोनोफाइन बैक्टीरिया जैसे बेसिलस रेमस, बेसिलस वल्गेरिस फर्टिलिटी बढ़ाते हैं हमारे सॉइल की। नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोकोकस बोल दीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, एजेक्टोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, ये सब के सब आते हैं। राइजोबियम, बिल्कुल राइजोबियम भी तो आता है, दलहनी फसलों के रूट में होता है। चलिए, उसी तरीके से नेक्स्ट यहां पे, एक मिनट, कुछ डिजीज वाले बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स में डिजीज करते हैं, जेंथोमोनास सिट्राई, स्यूडोमोनास सोलेनिसरम, ये यहाँ पे पर्टिकुलर डिजीज के नाम दिए, जैसे जेंथोमोनास सिट्रस कैंकर डिजीज करता है सिट्रस का, है ना। इरविनिया इरिडी, इरविनिया एमाइलोफोरा, ब्लाइट ऑफ एप्पल, पियर, सबसे पहला प्लांट्स के अंदर डिजीज करने वाला बैक्टीरिया यही डिस्कवर किया गया था। उसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ये बैक्टीरिया डिजीज भी करता है और उसको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा जीन ट्रांसफर के लिए भी यूज किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसको नेचुरल इंजीनियर भी कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के बाद में नेक्स्ट हम आते हैं वायरस। याद रखिएगा, वायरस जो लिविंग नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक है, ना ही उसको सजीव कह सकते हैं ना ही उसको निर्जीव, क्योंकि जब वो सजीव में है तो सजीव की तरह व्यवहार करता है, जब सजीव से बाहर है तो वो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो वायरस टर्म है ये का मतलब होता है पॉइजनस फ्रूट। सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया था इवानोवस्की ने किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस किया था। बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन करते हैं, इसको हेरले ने सबसे पहले स्टडी किया। चलिए नेक्स्ट देखिए, वायरस का मतलब इसको हम लिविंग नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक क्यों बोलते हैं, इसका मैंने सबसे मेन कारण बता दिया। तो अब मान लीजिए कोई वायरस है, वो अगर किसी सजीव से बाहर है तो वो कॉपी नहीं कर सकता, इसका मतलब वो ऑब्लिगेट, बोले आप उसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब जिसको अगर रहना है, जिंदा रहना है, तो उसको किसी होस्ट में ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। दैट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको किसी न किसी होस्ट में रहना पड़ेगा, और यही कारण है कि हम इसे आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे ग्रो हम, क्योंकि ये जो है ये होस्ट के अंदर ही ग्रो करेगा। आर्टिफिशियल मीडियम में तो फिर एक प्रकार से डेड की तरह बिहेव करेगा, ये नेचर ही ऐसा है इनका, है ना। संवर्धन माध्यम में इनका संवर्धन नहीं किया जा सकता, जैसे जीवाणु का करते वैसे नहीं कर सकते हम इनका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वायरस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, जिसमें से याद रखिएगा ज्यादातर प्लांट वायरस में तो आरएनए ही होता है, लेकिन जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। बाकी मोस्ट ऑफ प्लांट वायरस में आरएनए ही होता है, और कोई भी वायरस हो उसमें जेनेटिक मटेरियल में या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, दोनों चीजें कभी नहीं होती। चलिए, वायरस जो है ये अपने जीनोम को रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन किसी सजीव में एंटर करके, है ना। ये केमिकल्स के लिए, टेम्परेचर के लिए, रेडिएशंस के लिए जो है एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वायरस जो है वो नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है उनमें, वो रेस्पिरेशन नहीं करते, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं दिखाते, एंजाइम्स नहीं होते, सेल नहीं होती,
है ना। अब वायरस की स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। वायरस दो चीजों से मिलकर बनता है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसमें या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए। प्रोटीन का जो आवरण होता है इसको कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड देखो लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोटीन का आवरण है दैट इज कैप्सिड, कैप्सिड है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए या आरएनए होता है। कैप्सिड छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है ऐसे, उसको बोलते हैं कैप्सोमियर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वायरस में मेनली दो चीजें होती है, एक तो प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अलावा एक होता है वायरोइड्स और एक होता है प्रियोन। वायरोइड्स और प्रियोन्स ऐसे वायरस जिनमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है उनको हम बोलते हैं वायरोइड्स। जैसे कोकोनट का जो कंडक कंडक डिजीज है, पोटेटो का जो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, ये सब के सब वायरोइड्स करते हैं। प्रियोन्स ऐसे वायरस जिसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, उन्हें प्रियोन्स कहा जाता है। किसी भी वायरस में जो इन्फेक्शन करने का गुण होता है ना वो न्यूक्लिक एसिड में होता है। अब प्रियोन्स जो है ये डिजीज कर जाते हैं। ये एक आश्चर्य की बात है कि न्यूक्लिक एसिड ना होते हुए भी डिजीज कर जाते हैं ये, है ना। तो इस तरीके से वायरस, वायरोइड्स, प्रियोन, ये तीनों कैटेगरी आपकी एक प्रकार से वायरस की कैटेगरी में इंक्लूड होती है, ठीक है। और वायरस मेनली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन जिसको कि हम कैप्सिड कहते हैं और उसकी प्रत्येक यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। दूसरा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, वायरस के अलावा फंजाई, माइकोप्लाज्मा, जो फंजाई होते हैं इनमें सेल वॉल जो है वो काइटिन का बना होता है। फंगस अपना फूड खुद कभी नहीं बना, बैक्टीरिया तो फिर भी बना लेते हैं ना। ये जो है ये हेट्रोट्रॉफ्स है, विषमपोषी, हमेशा फूड के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहता है। सेल जो है वो इनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप का होता है। बैक्टीरिया में मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, देखिए बैक्टीरिया को एक साइंटिस्ट था H.C. ग्राम, उन्होंने इनकी स्टेनिंग की थी, इनको रंगा था और उस आधार पर ही हम जो है बैक्टीरिया की दो कैटेगरी पढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया की दोनों कैटेगरीज का। देखो एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस भाग से, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होता है जिसमें सेल वॉल जो है वो सिंगल लेयर की बनी होती है और उसमें पेप्टिडोग्लाइकोन की मात्रा ज्यादा होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा ज्यादा होती है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। उसके साथ साथ इनके अंदर जो है टैकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, टैकोइक एसिड। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल डबल लेयर्ड होती है ऐसे, इनमें पेप्टिडोग्लाइकोन जो है वो कम होता है और टैकोइक एसिड भी कम होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, पहले तो बात करते हैं दोनों में से खतरनाक कौन से है। तो मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक है। प्लांट्स में तो मोस्ट ऑफ जो डिजीज करते हैं वो ग्राम नेगेटिव ही करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं उदाहरण देती हूँ, देखिए जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, इर्विनिया, ये सब के सब आपके प्लांट डिजीज कोज करते हैं। ये सारे के सारे आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। जबकि ग्राम पॉजिटिव में आप एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं लाइक
स्ट्रेप्टोमाइसिस, क्लेविबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, क्लेविबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, उसके अलावा बेसिलस, ये सब के सब जो है आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। वैसे तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना, ये हम स्टेनिंग के आधार पर इनको कलर करते हैं। जिन बैक्टीरिया में कलर परमानेंट चढ़ जाता है, जैसे हमने बैंगनी रंग का किया बैक्टीरिया, तो वो बैंगनी रंग के हो जाते हैं, अल्कोहल से धोते हैं, कलर निकलता नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जिनमें कलर चढ़ जाता है, निकल जाता है, चढ़ जाता है, निकल जाता है स्टेनिंग के दौरान, कलर के दौरान, तो उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, चलिए बैक्टीरिया के बारे में मोस्ट ऑफ चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब देखिए माइकोप्लाज्मा, जिनको कि हम फाइटोप्लाज्मा या आप इनको स्पाइरोप्लाज्मा टर्म भी यूज कर सकते हैं। स्पाइरोप्लाज्मा ये भी एक प्रकार के ही माइकोप्लाज्मा ही होते हैं। पर्टिकुलर वो माइकोप्लाज्मा जो प्लांट्स में डिजीज करते हैं उनको हम फाइटोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होती, इसलिए माइकोप्लाज्मा बहुत सारे एंटीबायोटिक से इफेक्ट नहीं होता। उसके इफेक्ट ना होने का कारण ये है क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। मान लीजिए आप कोई एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर आप सेल वॉल को खत्म करने के लिए यूज करें, क्योंकि सेल वॉल खत्म हो जाएगी तो उससे बैक्टीरिया वगैरह अपने आप मर जाएंगे ना। हाँ, अभी एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। फाइटोप्लाज्मा एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा ही होता है। आर्ची जीवाणु को आद्य जीवाणु भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए अब पेनिसिलिन हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, उससे हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन मेनली सेल वॉल पर काम करता है, बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन पेनिसिलिन से माइकोप्लाज्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। इसलिए अगर माइकोप्लाज्मा को किल करना है तो आपको वो एंटीबायोटिक यूज करने पड़ेंगे जो सेल मेम्ब्रेन पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो माइकोप्लाज्मा डिजीज को रोकने के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करते हैं। सॉरी, टेट्रासाइक्लिन, सही है, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं, टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन ये तो पर्टिकुलर हम लोग बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज, इन सब की हमने बात करी। यहाँ पे मेजर मेजर जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो इंट्रोडक्शन की चीजें हैं, ये सारी हमारी डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।